सुप्रभात छात्रों। इसके पहले लेक्चर में हमने रजिया जो रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, उसके बारे में चर्चा की थी और उसके जो एमसीक्यू प्रश्न है वो भी उसी समय हमने दे दिए हैं। आज अंतिम जो है एक कथा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो किसान के घर से यात्रा संवाद है। यात्रा संवाद मधु कांकरिया ने लिखा हुआ यात्रा संवाद है। एक किसान के घर जाकर अकाल कैसा है, शासन की नीति कैसी है, इसके बारे में उन्होंने इसमें यानी विवरण कर दिया है। तो ये मधु कांकरिया जो है उसके जीवन के बारे में हम पहले विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके बाद किसान के घर से यात्रा संवाद के बारे में चर्चा करेंगे। लेखक मधु कांकरिया का जन्म 23 मार्च 1957 को हुआ। ये सामान्य परिवार की महिला थी, यानी मधु कांकरिया यह यानी महिला है, सामान्य परिवार की महिला थी। शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद लेखन कार्य के साथ जुड़ गई, यानी पढ़ाई पूरी होने के बाद यानी वह लेखन के क्षेत्र में अग्रसर हो गई है। उन्होंने उपन्यास भी लिखे और कहानी संग्रह भी लिखे हैं। उनके उपन्यास है खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखरी, पशाखोर, सेज पर संस्कृति, रहना नहीं, देश वीराना है। तो ऐसे उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। सलाम आखिरी सलाम लिखते हैं तो यानी उसमें कोई रोचकता दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने नाम लिखा है अपने उपन्यास का सलाम आखिरी, पशाखोर, सेज पर संस्कृति, रहना नहीं, देश वीराना है। और उनके कहानी संग्रह जो है अंतहीन मरुस्थल और अंत में यीशु, बीते हुए बहरी दोपहर के अंधेरे में, यानी बहरी दोपहर के अंधेरे में, ये नाम ही कोई उसमें कुछ तथ्य छुपा हुआ है यह दिखाई देता है, क्योंकि यानी दोपहर में कभी रात नहीं होती, अंधेरा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने नाम जो उनका रखा है वह है बहरी दोपहर के अंधेरे में। उन्हें सम्मान जो मिले हैं, कई सम्मानों से मधु कांकरिया को यानी सम्मानित किया गया है। कथा क्रम सम्मान 2008 को उन्हें मिला है। हेमचंद्र साहित्य सम्मान से भी उसे नवाजा गया है। किसान के घर से स्वतंत्र भारत में किसान की जो स्थिति अत्यंत दयनीय बन गई है उसका वर्णन कर दिया है। आज भी हम देखते हैं लगभग 1 साल पूरा होता जा रहा है कि यानी कि दिल्ली में किसानों का हड़ताल चल रहा है। जो सरकार की जो नीति है उस पर अपनी असहमति दर्शाते रहे हैं। कोरोना का काल आ गया, बारिश मौसम, ये तो ऋतु चक्र चलता ही रहता है, फिर अब उनका हड़ताल चल रहा है। तो भारत स्वतंत्र हो गया और भारत स्वतंत्र होने के बाद देश के किसानों की स्थिति क्या हो गई। तो पहले जो था दूसरा शासक था, विदेशी शासक था, लेकिन अपना ही शासक होते हुए यहाँ के लोगों की स्थिति कैसी बन गई है इसके बारे में उन्होंने अपने इस यात्रा संवाद में वर्णन कर दिया है। वह एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, जिसे अनाज का निर्माता कहा जाता है। विशेषतः मराठवाड़ा में किसान को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो जग का पोशिंदा सारे लोगों को पेट भरने वाला, वह भी एक दिन एक वक्त की रोटी के लिए तरसता हुआ दिखाई देता है। और विशेषता उन्होंने मराठवाड़ा जो जहां हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के मराठवाड़ा में या महाराष्ट्र के इसमें बारिश बहुत कम होती है, इसी कारण सूखा रहता है, सूखा अकाल रहता है। फिर भी वे लोग उन्होंने अपना जीवन जीना तो नहीं छोड़ा है, यानी प्रकृति से झगड़ते हुए जीवित रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यानी सरकार जो है वह किस तरह से उस पर अत्याचार करता रहता है, इसका वर्णन उन्होंने इस यात्रा संवाद में कर दिया है। जैसे काशी विश्वेश्वर किसान दिन बदिन कर्ज की दलदल में फंस जाता है, यानी काशी विश्वनाथ यानी इस कथा यात्रा का जो मुख्य पात्र है वह किस तरह दिन ब दिन
यानी कर्ज में कैसे डूबता जाता है, इसका वर्णन कर रहा है। इसलिए वह निराश बनकर आत्महत्या कर रहा है। यह वास्तव लेखिका ने चित्रित करने का प्रयास कर दिया है। तो जैसे हम देखते हैं यानी हर बार यानी कर्ज के वजह से ही किसान आत्महत्या करते हुए दिखाई देते हैं। अगर किसान के पास पैसा होता तो वो बैंक का क्यों कर्जा लेता, अपनी खेती जो विकसित कर देता, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। इसी कारण वो बैंक से कर्जा लेकर यानी खेती को यानी उपजाने का प्रयत्न कर देता है, लेकिन हर साल वही स्थिति, बैंक से निकाला हुआ पैसा वो वापस नहीं कर सकता। इसी कारण उसके सामने आत्महत्या के सिवा दूसरा पर्याय नहीं रहता है। यह मराठवाड़ा की स्थिति बच गई है ऐसा नहीं है, सारे देश में यही स्थिति बन गई है। अकाल के कारण कभी होता है सूखा अकाल, और इसके बाद जैसे हम बाढ़ आती है, खेत फसल सारा बर्बाद हो जाता है, तो भी किसान की साल भर की सारी स्थिति यानी पैदाइश निकल जाती है, तो उसके सामने जीवित रहने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं होता है। तो यानी किसानों के बारे में उन्होंने अपना मत या वहाँ की वास्तविकता चित्रित करने का प्रयत्न कर दिया है। मेरे कानों में नाना पाटेकर के स्वर गूंज रहे थे। वो कहती है कि यानी नाना पाटेकर जैसे आप जानते हैं यानी फिल्म कलाकार है, वो यानी बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, वो यानी वास्तव में भी करते हैं और फिल्मों में भी अच्छा रोल करते हुए दिखाई देते हैं। तो यानी उनके कई वाक्य, उनके यानी ये फिल्मी डायलॉग हो गए शायद, तो वह उन्हें सुनाई देते हैं। अगर मुंबई में सड़क पर अचानक कोई आपसे मदद मांगे तो उसे भिखारी न समझे, वह किसान हो सकता है। वो कहते हैं बम्बई जैसे हम देखते हैं महाराष्ट्र की तो राजधानी है ही, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी है। सभी यानी अपने जितने प्रदेश है, जितने राज्य है, वहाँ के लोग यानी काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए बम्बई चले आ जाते हैं। अगर वे कहते हैं, वो नाना पाटेकर कहते हैं, बम्बई में अगर कोई सहायता मांगता है तो वो कोई भिखारी नहीं होता, वो किसान होता है, ऐसे कहते हैं। मुंबई में मुझे कोई किसान मिला नहीं जिसमें मिलकर सच्चाई तक पहुंच जाती। यानी मधु कांकरिया कहती है कि यानी मुझे बम्बई में कोई किसान नहीं मिला जिसे जाकर यानी मैं यानी ऐसे क्यों नाना पाटेकर कहते हैं, ये कह देखने का जैसा मौका था, लेकिन बम्बई में मुझे कोई किसान नहीं मिला। 1997 में अब तक 2 लाख किसान आत्महत्या कर लगे थे। यानी 1997 में वो कहती है कि 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके थे, लेकिन अभी तक मुख्य धारा के मीडिया के लिए यह कोई मुद्दा नहीं था। कोई किसान आत्महत्या कर देता है। आज सिर्फ किसान ही नहीं करता है, आज जैसे कोरोना की महामारी के कारण कई यानी अस्पतालों में भी कई पेशेंट आत्महत्या करते हुए दिखाई देते हैं। यानी आत्महत्या का कारण क्या है? हताश होना, निराश होना। तो यह किसान जो है अपनी फसल की वजह से निराश हो जाते हैं। लेकिन ये जो आत्महत्या का कारण है, तो वो कहती है कि यानी जो मीडिया है, वो मीडिया वहां तक यानी नहीं पहुंची, या उन्होंने वह मुद्दा प्रमुख नहीं माना है। विश्व के सबसे तेज और आगे बढ़ते हमारे मीडिया के पास फैशन, ग्लैमर, सोसाइटी सबके लिए अलग अलग संवाददाता थे, पर एक भी फुल टाइम संवाददाता या चैनल नहीं थी कि गरीबों और किसानों की आत्महत्या पर कुछ कहने के लिए है। आज जैसे हम देखते हैं घर घर में यानी जैसे चूल्हा होता है, तो उसी तरह घर घर में टेलीविजन आज चल रहा है। तो ये जो चैनल होते हैं वो मुफ्त में तो नहीं, तो लेकिन उसमें क्या है, तो किसानों के लिए, गरीबों के लिए दिखाने के लिए कोई नहीं है उनके पास चैनलों के। तो वो यानी ग्लैमर दिखाते हैं और फैशन दिखाते हैं, उच्चभ्रू लोगों की जीवन शैली दिखाते हैं, और वही को देखते बैठते हैं हम। यानी अपना समय गवाकर, अपनी बिजली जलाकर
ये सब कुछ यानी न चाहते हुए भी उनके बारे में हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा गरीबों का चित्रण करने वाला अब तक कोई एक चैनल नहीं है। अतः यह मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। यानी मधु कांकरिया यानी बम्बई में रहती है। फिर वो कहती है कि बम्बई में तो मुझे कोई किसान नहीं मिला, लेकिन अब क्या है, किसानों के बारे में लिखने का या उसकी वास्तविकता जानने का मौका मुझे मिल गया और मैंने वो मौका नहीं छोड़ा। हर देखे सुने की आंखों की कलम से शब्दों में पिरोना चाहती थी। यानी जो अनुभूति है, स्वानुभूति है, वह मैं यानी लिखना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने यानी मराठवाड़ा जो है, विदर्भ जो है, वहाँ की यानी यात्रा कर दी है। वह 3 लड़कों का ग्रुप था जो देवगिरी एक्सप्रेस से मराठवाड़ा के जालना जिले के कुछ गांवों में आत्महत्या कर चुके किसानों के परिवार के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर जा रहा था। यानी वो देवगिरी एक्सप्रेस जो मराठवाड़ा में जाने वाली एक्सप्रेस है, तो वहाँ इस गाड़ी से कई लड़के जो है वह जालना के कुछ गांवों में जाने वाले थे, जहाँ कई किसानों ने आत्महत्या की थी और वहां जाकर कुछ करना चाहते थे वे लड़के। वे तीनों ही कॉर्पोरेट कल्चर में पले बड़े युवक थे, जिनमें से एक मेरा पुत्र भी था। यानी कॉर्पोरेट यानी जैसे महानगर पालिका या महापालिका होती है, वहाँ के ये छात्र है। महानगरों के एक तीनों लड़के हैं। यानी शायद वो कोई प्रोजेक्ट होगा वगैरह, लेकिन 3 लड़के जा रहे थे, उसमें से उनका बेटा भी एक था। दबी जुबान से मैंने भी संग चलने की इच्छा जाहिर की। यानी ये 3 लड़के जा रहे हैं, तो वह भी कहती है कि यानी अपने बच्चों के साथ मैं भी चलूं, वहां मैं भी देखूं, मैं भी यानी कॉर्पोरेट दुनिया में रह चुकी हूँ। वे तो ग्राउंड रिपोर्टिंग यानी वास्तविक वही जाकर जमीन से जुड़कर कुछ निकालना चाहते हैं, तो मैं न कुछ तक वही जाऊं। बेटे ने गौर से मुझे देखा और कहा, अम्मा हमें बहुत पैदल चलना होगा, तेज धूप में तुम थक जाओगी, खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं है। नहीं, मैं नहीं थकूंगी। तो वो उनका बेटा उन्हें देखकर कहता है, नहीं माँ, तुम थक जाओगी, वहीं पे खाने पीने का तो कोई ठिकाना नहीं है, और फिर काफी समय तक या काफी देर हमें चलना है और पैदल जाना है, और वहाँ तो तेज धूप है, तो थक जाओगी। तो वो कहती है, नहीं मैं नहीं थक जाऊंगी, कुछ भी खा लूंगी और यदि थक भी गई तो कहीं बैठ जाऊंगी। यानी वो कहती है कि यानी ठीक है, भूख लगी, जो कुछ मुझे वही मिलेगा मैं खा लूंगी, और थक भी गई तो यानी तुम्हें बोझ नहीं होने दूंगी, मैं कहीं पे बैठ जाऊंगी और तुम अपने काम के लिए निकल जाओ। तुम लोग आगे बढ़ जाना, तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो वो कहती है, मेरे लिए आपको रुकने के लिए मैं बाध्य नहीं करूंगी, तुम अपने काम के लिए आके निकल जाओ, मैं अपने आप वहीं पे संभाल सकती हूँ। हेलो अम्मा जिल, वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि घूम फिर कर हम वही लौट आएंगे। तो वो कहता है कि यानी नहीं अम्मा, यह कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, हम घूमने के लिए निकल गए हैं, फिर वापस वहीं पे आ रहे हैं। यह कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है कि फिर वही जगह पर हम वापस आ जाएंगे। वो माँ को यानी समझाने का प्रयत्न कर देता है। हम ट्रेन से पार्तुल उतरेंगे और 4-5 गांव होते हुए औरंगाबाद जाएंगे और वहां से वापस मुंबई के लिए ट्रेन में बैठेंगे। तो वो बताता है किस तरह उनकी यात्रा है, किस तरह उन्हें जाना है। तो वो कहता है, हम ट्रेन से पार्तुल स्टेशन पर उतर जाएंगे और पार्तुल स्टेशन से हम 4-5 गांवों को यानी भेंट करके फिर औरंगाबाद पहुंच जाएंगे, और उससे फिर हम क्या है, ट्रेन से वापस बम्बई आ जाएंगे। यानी जमीन से यानी वास्तविक चित्रण करना चाहते हैं। मेरे आग्रह बेटे को दुराग्रह लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अपनी हाईफाई सर्किल के बीच अंटी टाइप माँ के साथ ले जाने में शायद उसे असुविधा हो रही है।
तो यानी उन्हें लग रहा था मधुकांक्रिया को यानी बेटे को, यानी हम तो यानी मेट्रोपोलिस सिटी में रह चुके हैं और माँ को साथ लेकर जाएंगे तो उसी समय कहीं समस्या निर्माण हो जाएगी। इसी कारण यानी वो तो तीनों जो है अपनी मर्जी के अनुसार घूमने के लिए जा रहे हैं और मुझे वहीं पे ले जाना उसे असुविधा लग रही थी, क्योंकि यानी थोड़ी तो क्यों न हो उसे मेरी चिंता होगी ही। इसी कारण वो कहती है कि बेटा यानी उसे असुविधा न हो जाए, इसीलिए मुझे ले जाने के लिए टाल रहा है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में अगला हिस्सा देख लेते हैं। धन्यवाद।